नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे नागरिकता के प्रावधानों की, और पिछली क्लास में हमने बताया था कि नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किया गया है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 8 तक की चर्चा की थी। अब उसके आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 9 से। तो अनुच्छेद 9 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा वह अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 व अनुच्छेद 8 के तहत भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद 9 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 9 में कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा उसे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 व अनुच्छेद 8 के तहत भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो अनुच्छेद 9 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 9 में कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा उसे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 व अनुच्छेद 8 के तहत भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 10 की। तो अनुच्छेद 10 में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 10 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों के बने रहने के संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों के बने रहने के संबंध में बात की गई है। वैसे अनुच्छेद 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 10 में क्या बात की गई? अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों के बने रहने के संबंध में बात की गई है। क्या? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, संसद किसी भी प्रकार का नियम कानून बनाती है तो वह उसके अधीन भारत का नागरिक कहलाएगा तथा उसे नागरिकता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या? वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, संसद किसी भी प्रकार का नियम कानून बनाती है तो वह उसके अधीन
भारत का नागरिक कहलाएगा तो वह उसके अधीन भारत का नागरिक कहलाएगा तथा उसे नागरिकता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 10 में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 10 में बात की गई है नागरिकता के अधिकारों के बने रहने के संबंध में। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों के बने रहने के संबंध में बात की गई और अनुच्छेद 10 में कहा गया कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, संसद किसी भी प्रकार का नियम कानून बनाती है तो वह उसके अधीन भारत का नागरिक कहलाएगा तथा उसे नागरिकता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 तो अनुच्छेद 11 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का विधि यानी कि कानून बना सकती है। क्या? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का विधि यानी कि कानून बना सकती है। इसी अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। अनुच्छेद 11 में बात की गई है संसद नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का विधि यानी कि कानून बना सकती है। इसी अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। तो अनुच्छेद 11 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 11 में कहा गया कि संसद नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का विधि यानी कि कानून बना सकती है और इसी अनुच्छेद 11 के अनुसार ही संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। अब हम बात करते हैं नागरिकता की व्यवस्था की। क्या? नागरिकता की व्यवस्था। नागरिकता की व्यवस्था। तो नागरिकता की व्यवस्था को दो रूपों से समझा जा सकता है। पहला, संविधान के लागू होने के पूर्व यानी कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व नागरिकता और दूसरा संविधान लागू होने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता। तो क्या है? नागरिकता को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। क्या? पहला, संविधान लागू होने के पूर्व नागरिकता। संविधान लागू होने के पूर्व नागरिकता संबंधी अधिकार। संविधान लागू होने के पूर्व नागरिकता संबंधी अधिकार यानी कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व 26 जनवरी 1950 के पूर्व नागरिकता संबंधी अधिकार और दूसरा संविधान लागू होने के
संविधान लागू होने के बाद नागरिकता संबंधी अधिकार, नागरिकता संबंधी अधिकार, संविधान लागू होने के बाद नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता संबंधी अधिकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान लागू होने के पूर्व नागरिकता संबंधी अधिकार। तो इसमें सबसे पहली बात आती है अनुच्छेद 5 की, अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में किस प्रकार से प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है यदि किसी व्यक्ति का भारत में अधिवास है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। क्या? अधिवास के आधार पर, अधिवास के द्वारा, अधिवास के आधार पर, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का घर मकान भारत के अंदर है, भारत में किसी व्यक्ति का घर बना हुआ है, तो वह क्या होगा? तो उसे अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत का नागरिक समझा जाएगा। वहीं दूसरी बात आती है इसमें अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए। क्या? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान से भारत आता है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। और यहीं इसमें दूसरी बात कही गई कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे भारत में कम से कम 6 माह तक अस्थायी रूप से निवास करना होगा। उसके बाद वह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 8 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। क्या? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 8 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत परिभाषित हैं तथा वे भारत में जन्मे हैं और अस्थायी रूप से किसी अन्य देश में रह रहे हैं, अस्थायी रूप से किसी अन्य देश में रह रहे हैं और वे दोबारा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, तो वे जिस देश में रह रहे हैं उस देश के भारतीय राजदूत से प्रमाण पत्र लेकर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम संविधान लागू होने के बाद नागरिकता संबंधी अधिकार। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता संबंधी अधिकार। तो संविधान लागू होने के बाद नागरिकता संबंधी अधिकारों को हम दो रूपों से समझ सकते हैं। क्या?
संविधान लागू होने के बाद नागरिकता संबंधी अधिकारों को दो रूपों से समझ सकते हैं। पहला, नागरिकता प्राप्ति संबंधी अधिकार। नागरिकता प्राप्ति संबंधी अधिकार, नागरिकता प्राप्ति संबंधी अधिकार। और दूसरा, नागरिकता समाप्ति संबंधी अधिकार। क्या? नागरिकता समाप्ति संबंधी अधिकार, नागरिकता समाप्ति संबंधी अधिकार। जो संविधान लागू होने के बाद नागरिकता संबंधी अधिकार है, उन्हें दो रूपों से समझा जा सकता है। पहला, नागरिकता प्राप्ति संबंधी अधिकार और दूसरा, नागरिकता समाप्ति संबंधी अधिकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिकता प्राप्ति से संबंधी अधिकार। तो नागरिकता प्राप्ति संबंधी अधिकार यानी कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहली बात इसमें आती है जन्म के द्वारा नागरिकता। जन्म के द्वारा नागरिकता, जन्म के द्वारा नागरिकता यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। और दूसरी बात इसमें आती है, वंश परंपरागत नागरिकता, या ये कहें वंश परंपरागत द्वारा नागरिकता। क्या? वंश परंपरागत द्वारा नागरिकता। वंश परंपरागत द्वारा नागरिकता यानी यदि किसी व्यक्ति के माता पिता क्या हैं? भारतीय हैं, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और तीसरी बात आती है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। क्या? पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता यानी कि पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। और चौथी बात आती है इसमें प्राकृतिक रूप से नागरिकता। क्या? प्राकृतिक रूप से यानी कि देशीकरण द्वारा नागरिकता। ये जो प्राकृतिक रूप से है इसे देशीकरण द्वारा नागरिकता कहते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता। इसमें मुख्य रूप से विदेशियों को नागरिकता प्रदान की जाती है। ये जो देशीकरण द्वारा नागरिकता है इसमें प्रमुख रूप से विदेशियों को नागरिकता प्रदान की जाती है। अगली बात आती है अर्जित भूखंड के आधार पर नागरिकता। अर्जित भूखंड के आधार पर नागरिकता। तो अर्जित भूखंड के आधार पर नागरिकता उन्हें दी जाती है। मान लीजिए यदि कोई विदेशी राज्य भारत के अंदर सम्मिलित होता है, तो वहां के जो व्यक्ति हैं उनको अर्जित भूखंड के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। या कोई स्वतंत्र राज्य क्या हो, भारत में सम्मिलित हो, तो उसे अर्जित भूखंड के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगली बात करते हैं नागरिकता समाप्ति संबंधी प्रावधान। सबसे पहली बात आती है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है तथा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। क्या? पहली है स्वेच्छा से कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? भारत की नागरिकता को त्याग सकता है और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। दूसरी बात आती है कि देशद्रोही गतिविधियों में यदि कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या? देशद्रोही होने पर यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही गतिविधियों पर लिप्त पाया जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरी बात आती है संविधान का
संविधान का अनादर करने पर, संविधान का अनादर करने पर यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, संविधान का अनादर करता है, संविधान के प्रति आस्था निष्ठा नहीं रखता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। चौथी बात इसमें आती है कपटपूर्ण नागरिकता ग्रहण करने पर। क्या? कपटपूर्ण नागरिकता, कपटपूर्ण नागरिकता ग्रहण करने पर, कपटपूर्ण नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, फर्जीवाड़ा करके भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पांचवी बात आती है 7 वर्षों तक विदेश में रहने पर, विदेश में रहने पर यदि कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक क्या करता है, विदेश में रहता है और भारत सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं देता है, इसका कोई अता पता नहीं होता है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब अगली हम बात करते हैं, भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। क्या? भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। किस प्रकार? तो पहली बात आती है जन्म के द्वारा नागरिकता। क्या? पहली बात आती है जन्म के द्वारा नागरिकता, जन्म के द्वारा नागरिकता। इसमें क्या प्रावधान है? जन्म के द्वारा नागरिकता में पहली बात इसमें कही गई कि 1 जुलाई 1947 से पूर्व या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। क्या? पहली बात इसमें कही जाती है कि 1 जुलाई 1947 के पूर्व, 1 जुलाई 1947 के पूर्व या 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। अभी इसमें दूसरी बात की जाती है, दूसरी बात क्या की जाती है? दूसरी बात कही जाती है कि 1 जुलाई 1987 या उसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके माता या पिता में से कोई एक अभिभावक भारतीय हो। क्या? दूसरी बात कही जाती है 1 जुलाई 1987। क्या? 1 जुलाई 1987 के बाद, 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या
पिता में से कोई एक अभिभावक भारतीय हो यही इसमें तीसरी बात कही जाती है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हैं। क्या? 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हों। तो जन्म के द्वारा नागरिकता में क्या प्रावधान किया गया? तो जन्म के द्वारा नागरिकता में पहली बात कही गई कि 1 जुलाई 1987 से पूर्व या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। यही इसमें दूसरी बात कर दी जाती है कि 1 जुलाई 1987 के बाद, कब? 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक अभिभावक भारतीय हो। वहीं इसमें तीसरी बात कही जाती है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके दोनों अभिभावक भारतीय हैं। अगली बात करते हैं। दूसरी बात इसमें आती है वंश के आधार पर नागरिकता। क्या? वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता। तो वंश के आधार पर नागरिकता में क्या प्रावधान है? तो वंश के आधार पर नागरिकता में पहली बात कही गई, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता क्या हो? भारतीय हो। क्या? कोई व्यक्ति जिसका जन्म कब हुआ हो? 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद तथा 10 दिसंबर 1992 के पूर्व हुआ है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता भारतीय हों। वहीं इसमें दूसरी बात कही जाती है कि 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ है। क्या? 10 दिसंबर 1992 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ है तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय
उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। क्या? यदि किसी व्यक्ति का जन्म यदि किसी व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर हुआ है, तो वह भारत का नागरिक तभी बन सकता है यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। भारतीय हो। और वहीं इसमें अगली बात कही जाती है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। क्या? 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया जाए। क्या? 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। क्या? भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि जन्म के 1 वर्ष के भीतर। क्या? यदि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण ना करा दिया जाए। उसके जन्म के समय क्या किया जाए? पंजीकरण यदि नहीं कराया जाता है तो क्या है? जन्म कॉन्सुलेट में जन्म का पंजीकरण ना करा दिया जाए। जन्म का पंजीकरण ना करा दिया जाए। तो दूसरी बात आई इसमें वंश के आधार पर नागरिकता। पहली हो गई जन्म के द्वारा नागरिकता, दूसरी हो गई वंश के द्वारा नागरिकता। तो वंश के द्वारा नागरिकता में क्या क्या प्रावधान है? तो सबसे पहले इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद तथा 10 दिसंबर 1992 के पूर्व हुआ है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता या पिता क्या हो? भारतीय हो। दूसरी बात इसमें कही जाती है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है, क्या होता है? संचल में समय समय पर संशोधन हुए, उसी हिसाब से ये बदलाव हुए हैं। क्या है? यदि किसी व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर हुआ है तो वह भारत का नागरिक तभी बन सकता है यदि उसके माता या पिता में से कोई एक क्या हो? भारतीय हो। तीसरी बात इसमें कही जाती है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में
उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया जाए। अब अगली बात करते हैं हम लोग तीसरा नंबर, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता में पहली बात कही गई, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता में पहली बात कही गई कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, वह क्या है, नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहली बात क्या की गई, भारतीय मूल का वह व्यक्ति, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो आवेदन देने से भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। क्या, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। वहीं इसमें अगली बात की गई कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर अन्य देश में रहता है। क्या, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर अन्य देश में रहता है, वह इसके पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्या, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत में किसी अन्य देश में रहता है, तो वह क्या, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और इसमें अगली बात की गई, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने के 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो वह पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्या, तीसरा है, वह व्यक्ति जिसने भारतीय व्यक्ति से विवाह किया हो तथा पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से 7 वर्ष यानी कि 7 ईयर 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अगली इसमें बात आती है चौथी। तो चौथी बात क्या आती है? तो चौथी बात इसमें कही गई कि वह व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक अभिभावक भारत में पैदा हुआ है। क्या, वह व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा, वह व्यक्ति भारतीय मूल का माना जाएगा यदि उसके
माता या पिता में से कोई एक अभिभावक भारत में पैदा हुआ हो। क्या? यदि उसके माता या पिता में से कोई एक अभिभावक भारत में पैदा हुआ हो, और वहीं इसमें अगली बात कही जाती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के किसी क्षेत्र के निवासी हों। क्या? 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के किसी क्षेत्र के निवासी हों तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के किसी क्षेत्र के निवासी, क्या? 15 अगस्त 1947 के बाद यदि भारत के किसी क्षेत्र के निवासी हों तो वह पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान था ये कितने वर्ष? ये 6 माह का था। 6 माह तक भारत में रहने के बाद पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। क्या? पहले जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान था, पहले कितना था? पहले ये प्रावधान था 6 माह का, पहले ये प्रावधान था 6 माह का, और वर्तमान में अब कर दिया गया है, वर्तमान में जो हो गया है वह 5 वर्ष हो गया है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता में क्या था कि 6 माह तक क्या करना होता था? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर निवास करना होता था, लेकिन अब 6 माह नहीं, अब जो व्यक्ति 5 वर्षों तक भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर निवास करता है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नागरिकता प्राकृतिक रूप से नागरिकता या देशीकरण द्वारा नागरिकता, प्राकृतिक रूप से नागरिकता या देशीकरण द्वारा नागरिकता। तो इसमें क्या है, ये जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता या देशीकरण द्वारा नागरिकता है, इसमें मुख्य रूप से विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। क्या? विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। क्या किया जाता है? इसमें मुख्य रूप से विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। और वही क्या है, प्राकृतिक रूप से नागरिकता या देशीकरण द्वारा नागरिकता की कुछ शर्तें हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। क्या? कुछ शर्तें। अब शर्तें कौन कौन सी हैं? तो इसमें पहली शर्त है, जिस देश में वह रह रहा है वहां के भारतीयों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जा रही हो। क्या? जिस देश में वह रहता है, वहां के भारतीयों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जा रही हो। जिस देश में वह रहता है वहां के नागरिकों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जा रही हो। और वहीं इसमें दूसरी बात कही गई कि जिस देश में वह रहता है वहां की नागरिकता त्याग कर पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो। क्या? दूसरी बात इसमें कही गई, जिस देश में वह रहता है वहां की नागरिकता
त्याग कर पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो, जिस देश में वह रहता है वहां की नागरिकता त्याग कर पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो। और तीसरी बात कही गई कि जिस देश में वह रहता है वहां की नागरिकता छोड़कर 12 वर्षों से भारत में रह रहा हो या भारत सरकार के अधीन कार्यरत हो। क्या? जिस देश में वह रहता है वहां की नागरिकता त्याग कर वह 12 वर्षों से भारत में रह रहा हो या भारत सरकार के अधीन कार्यरत हो। क्या कहा गया? तीसरा, जिस देश में वह रहता है वहां की नागरिकता त्याग कर वह 12 वर्षों से भारत में रह रहा हो तथा वह भारत सरकार या वह भारत सरकार के अधीन कार्यरत हो तो क्या होगा? वह भारत का नागरिक बन सकता है। यही इसमें अगली बात कही गई कि भारत में रहने की प्रबल इच्छा रखता हो। क्या? चौथी बात आती है भारत में रहने की प्रबल इच्छा हो। भारत में रहने की प्रबल इच्छा हो तभी क्या होगा? भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यदि उसकी भारत में रहने की प्रबल इच्छा है तभी उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज आप भारत की नागरिकता ग्रहण करें और कल क्या करें? त्याग दें। तो इस तरीके से नहीं, यदि आपकी भारत में रहने की प्रबल इच्छा है तो आपको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। वहीं अगली बात कही गई कि 8वीं अनुसूची में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो या कई भाषाओं का ज्ञान हो। क्या? 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का या कई भाषाओं का किसी एक भाषा का ज्ञान हो। क्या? 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो। और अगली बात कही गई कि भारतीय संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा रखता हो। क्या? भारतीय संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा रखता हो। क्या? 6वें नंबर में कहा गया कि भारतीय संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा रखता हो। भारतीय संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा रखता हो। तो प्राकृतिक रूप से नागरिकता या देशीकरण के द्वारा नागरिकता की क्या क्या शर्तें हैं? तो पहली शर्त है जिस देश में वह रहता है वहां के भारतीयों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान की जाएगी। पहली शर्त है जिस देश में वह रहता है वहां के भारतीयों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान की जा रही हो। और दूसरी बात आती है जिस देश में वह रहता है वहां की नागरिकता त्याग कर पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो, तब क्या किया जाएगा? भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तीसरी बात, जिस देश में वह रहता है वहां की नागरिकता त्याग कर वह 12 वर्षों से भारत में रह रहा हो या भारत सरकार के अधीन कार्यरत हो तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगली बात आती है कि भारत में रहने की प्रबल इच्छा रखता हो।
उसकी भारत में रहने की प्रबल इच्छा हो, कहीं ऐसा ना हो कि आज आप क्या करते हैं, भारत की नागरिकता ग्रहण करते हैं और अगले 1 महीने बाद आप भारतीय नागरिकता के परित्याग के लिए आवेदन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगली बात, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का या कई भाषाओं का ज्ञान हो। अगली बात, भारतीय संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा रखता हो। इसमें क्या होता है, यदि कोई विदेशी राज्य भारत में शामिल होता है तो भारत सरकार द्वारा सीमित समय में आदेश देकर भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। क्या? यदि कोई विदेशी राज्य भारत में शामिल होता है, यदि कोई विदेशी राज्य भारत में शामिल होता है या शामिल किया जाता है अगली बात करते हैं 5वें नंबर में। तो 5वें नंबर में क्या बात की गई, अर्जित भूखंड के आधार पर नागरिकता। क्या? 5 अर्जित भूखंड के आधार पर नागरिकता, अर्जित भूखंड के आधार पर नागरिकता। तो अर्जित भूखंड के आधार पर नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है, तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई विदेशी राज्य भारत में शामिल किया जाता है, तो उसे भारत सरकार के द्वारा सीमित समय में आदेश देकर भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। क्या? यदि कोई विदेशी राज्य भारत में शामिल किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा सीमित समय में आदेश देकर वहां के नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। तो अर्जित भूखंड के आधार पर नागरिकता क्या है कि यदि कोई विदेशी राज्य भारत में शामिल किया जाता है तो क्या होगा, भारत सरकार के द्वारा सीमित समय में आदेश देकर क्या किया जाएगा, वहां के नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं नागरिकता समाप्ति संबंधी प्रावधान। नागरिकता समाप्ति संबंधी प्रावधान। नागरिकता समाप्ति संबंधी प्रावधान। तो नागरिकता समाप्ति संबंधी क्या क्या प्रावधान हैं? तो पहली बात इसमें आती है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग सकता है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। पहली बात क्या है, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता त्याग सकता है। और वहीं दूसरी बात क्या आती है कि यदि आप क्या करते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं
तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरी बात आती है 7 वर्ष तक अन्य देश में रहने पर। क्या तीसरी बात आती है 7 वर्ष तक अन्य देश में रहने पर। यदि आप 7 वर्षों तक किसी अन्य देश में रहते हैं और भारत सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं देते हैं, 7 वर्षों तक आपका कोई अता पता नहीं होता है, तो भारत सरकार द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगली बात करते हैं। अगली बात आती है कि देशद्रोही होने पर। यदि आप देशद्रोही हैं, देशद्रोह की गतिविधियों में लिप्त हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। चौथी बात क्या आती है? देशद्रोही होने पर आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 124 के का में, क्या संविधान के अनुच्छेद 124 के का में यह प्रावधान किया गया है कि आपको 3 वर्ष की सजा और प्लस जुर्माना हो सकता है। यदि आप देशद्रोही होते हैं तो क्या होगा? आपको 3 वर्ष की सजा और इसके साथ साथ कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 124 के का में उल्लिखित है। अगली बात करते हैं 5वें नंबर में। तो 5वें नंबर में क्या है? शत्रु देश के साथ संधि समझौता करने पर। क्या शत्रु देश के साथ संधि समझौता करने पर यदि आप किसी शत्रु देश के साथ संधि समझौता करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगली बात कपटपूर्ण नागरिकता ग्रहण करने पर। यदि आप क्या करते हैं? फर्जीवाड़ा करके, कपट करके नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होगा? भारत सरकार द्वारा आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। और अगली बात आती है 7 नंबर में। यदि आपने पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता ग्रहण की है। क्या? यदि आपने पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता ग्रहण की है, और क्या होता है? किसी अन्य देश में आपको 2 वर्ष की सजा सुना दी जाए। क्या? किसी अन्य देश में आपको 2 वर्ष की सजा सुना दी जाए तो भारत सरकार द्वारा आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। यदि आपने पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता ग्रहण की है और किसी अन्य देश में 2 वर्ष की आपको सजा सुना दी जाए तो भारत सरकार के द्वारा आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अगली बात आती है विदेशी महिला या पुरुष से शादी करने पर। क्या? विदेशी महिला या पुरुष से शादी करने पर। विदेशी महिला या पुरुष से शादी करने पर आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। और अगली बात क्या है? अगली बात है कि संविधान का अनादर करने पर। क्या? संविधान का अनादर करने पर। यदि आप संविधान के प्रति आस्था निष्ठा नहीं रखते हैं और संविधान का अनादर करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो नागरिकता समाप्त
नागरिकता समाप्ति से संबंधित प्रावधान क्या क्या हो गए? पहला, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है। अगली बात, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगली, 7 वर्ष तक अन्य देश में रहने पर और इसके साथ साथ क्या हो, भारत सरकार को इसकी जानकारी ना दी जाए और 7 वर्षों तक आपका कोई अता पता ना हो, तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगली बात आती है देशद्रोही होने पर। यदि आप देशद्रोह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 124 के क में यह उल्लेख किया गया है कि यदि आप देशद्रोह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे तो 3 वर्ष की सजा और प्लस जुर्माना हो सकता है। अगली बात है शत्रु देश के साथ संधि समझौता करने पर। यदि आप किसी शत्रु देश के साथ संधि समझौता करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगली बात है कपटपूर्ण नागरिकता ग्रहण करने पर। यदि आप कपटपूर्ण नागरिकता ग्रहण करते हैं, फर्जीवाड़ा करके क्या करते हैं, नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। 7वां नंबर, पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से। पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से यदि नागरिकता ग्रहण की गई है और क्या होता है, आपको किसी अन्य देश ने 2 वर्षों की सजा सुना दी है तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। विदेशी महिला या पुरुष से शादी करने पर। यदि क्या करते हैं, आप किसी विदेशी महिला या पुरुष से शादी करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अगली बात है संविधान का अनादर करने पर। यदि आप संविधान का अनादर करते हैं, संविधान के प्रति आस्था निष्ठा नहीं रखते हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।